Hello students, myself Anand Sharma and from today onwards we are going to start our accountancy of class 12th standard, right? तो बच्चे 12th क्लास की अकाउंटेंसी हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी फॉर द सेशन 2020 एंड 21. आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चे, मैंने जस्ट एक आपको टेबल फॉर्मेट में आपका पूरा का पूरा जो अकाउंटेंसी का सिलेबस है वो प्रेजेंट किया है. बच्चे मेजरली जो आपका पूरा सब्जेक्ट है अकाउंट्स 12th क्लास का, उसको मैंने बच्चे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. पार्ट सी बच्चे प्रॉपरली डेडिकेटेड है प्रोजेक्ट वर्क को, जो कि आपका लास्ट में आप देखते हैं बोर्ड में जो प्रोजेक्ट वर्क जाता है उसके लिए पूरा का पूरा पार्ट सी यहाँ पे उसमें कवर है. नाउ सर पार्ट ए एंड पार्ट बी में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे, क्या इसका वेटेज है, तो बच्चे फास्ट फॉरवर्ड एक बार हम देख लेते हैं. उसके बाद आज का हम फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स वो स्टार्ट करने वाले हैं, राइट. बच्चे पार्ट ए अकाउंटिंग फॉर एनपीओ एंड पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज, ये वाला जो बच्चे पोर्शन है वो मेजरली आपका 60 मार्क्स कैरी करता है. मतलब कि 100 में से आउट ऑफ 100 60 मार्क्स तो आपके बच्चे प्रॉपरली पार्ट ए को डेडिकेटेड है. एंड नेक्स्ट 20 मार्क्स डेडिकेटेड है पार्ट बी, जिसके अंदर आप देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. क्लियर. एंड आफ्टर दैट जो थर्ड पार्ट है प्रोजेक्ट वर्क वो अलग से होगा आपका 20 मार्क्स का. तो 60 प्लस 20 प्लस 20 100 मार्क्स का बच्चे आपका पूरा का पूरा बोर्ड का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है. नाउ मुझे कम टू द यूनिट नंबर 1 इन पार्ट ए. पार्ट ए में जो यूनिट नंबर 1 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, ये बच्चे थोड़े टाइम पहले 2 साल पहले 11th स्टैंडर्ड में हुआ करता था. रिसेंटली सीबीएसई ने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया है 12th स्टैंडर्ड के अंदर, तो इसको हम लोग हमारा एज अ फर्स्ट चैप्टर हम एनपीओ कवर करने वाले हैं. आफ्टर दैट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ क्लास 12th, तो वो है बच्चे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म. रीजन बिंग आपने बच्चे 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा था अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक सिंगल ओनर होता था, एक सिंगल एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन होता था. हम उसके अकाउंट्स यहाँ पे कवर करके आए थे. लेकिन हम 12th क्लास में क्या कवर करने वाले हैं, सोल प्रोप्राइटर के अलावा जो दूसरा बच्चे जो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है पार्टनरशिप, वो हम यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड में कवर करेंगे. उसके बाद हम कंपनीज अकाउंट्स के बारे में भी सीखेंगे. और आफ्टर दैट हम लोग वो जो भी हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं उनको हम बच्चे एनालाइज करना सीखेंगे. किसके अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस के अंदर. कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ हम लोग यूनिट नंबर 1 अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं. यूनिट नंबर 1 अपने आप में थोड़ी लेंदी और बड़ी यूनिट है, उसके सब पार्ट्स पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं. यूनिट नंबर 2 के अंदर बच्चे जो आपके टोटल 5 चैप्टर्स में आपकी यूनिट जो आपके मैंने बोले थे 60 मार्क्स हैं, आउट ऑफ 60 मार्क्स 10 मार्क्स आपको किसके अलॉट किए हुए हैं, फर्स्ट चैप्टर जो कि था एनपीओ. उसके बाद जो सेकंड चैप्टर सेकंड यूनिट जो है बच्चे वो आपकी 30 मार्क्स कवर करने वाली है, और इन 30 मार्क्स को डिवाइड किया है फर्दर 5 चैप्टर्स के अंदर. उसके अंदर से जो चैप्टर नंबर 1 है उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म. अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, राइट. नाउ स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन. ओके, नाउ बिफोर कमिंग टू द लेक्चर मैं आप लोगों के सामने एक स्टोरी फ्रेम करके आपको पहले मैं समझाना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि आखिर पार्टनरशिप हम क्यों पढ़ रहे हैं और ये पढ़ना जरूरी क्यों है, राइट. देखो सबसे पहले आपने जब 11th स्टैंडर्ड अभी क्लियर की थी तो 11th स्टैंडर्ड में आपने देखा था एक बिजनेसमैन होता था. सपोज आई नो मेरी ड्राइंग थोड़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छी है, आपके चेहरे पे स्माइल ज़रूर आ जाएगी मेरी ड्राइंग देख के, लेकिन लेट्स टेक एग्जांपल. सपोज एक पर्सन थे मिस्टर राम. मिस्टर राम एक बिजनेसमैन है और उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था. सर किस चीज़ का बिजनेस, बच्चे इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था फर्नीचर्स का. ठीक है, इनका बिजनेस है फर्नीचर्स का. सर ये फर्नीचर्स खुद बना के सेल करते हैं? नहीं बच्चे, ये रिटेलर हैं, ये कहीं से फर्नीचर परचेज करते हैं और उसी के अंदर कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेल करते हैं, तो ये इनका बिजनेस है. नाउ मेरा आप लोगों से बच्चे क्वेश्चन है
कि जो ये मिस्टर राम है, आपको क्या लगता है इनके पास जो कैपिटल होगी, सर कैपिटल बच्चे पढ़ के आए हैं ना 11th स्टैंडर्ड में, कैपिटल्स मींस द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस। तो बिजनेसमैन ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर वो क्या कहलाएगी, कैपिटल। तो मेरे को तो बस आप ये बताओ, क्या मिस्टर राम की जो कैपिटल है वो पॉसिबल है कि बच्चे अनलिमिटेड हो, मतलब राम के पास बहुत सारा पैसा हो, क्या ये पॉसिबल है? सर ऐसा हो तो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर चांस है कि ऐसा हो। तो अपन मान के चलते हैं उनकी जो कैपिटल है वो एक लिमिट तक ही है, मतलब जो कैपिटल है वो उनकी क्या है, लिमिटेड है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं बच्चे रिस्क की। अगर मैं बात करूं मिस्टर राम की, अगर मान लो उनका बिजनेस नहीं चलता है या बिजनेस में कोई बच्चे बड़ा सा लॉस हो जाता है, तो क्या मिस्टर राम की रिस्क जो डाइजेस्ट करने की, रिस्क को बच्चे बियर करने की कैपेसिटी, या यूं कह लो रिस्क बेयरिंग उनके पास जो पावर है कैसी है, वो लिमिटेड है अनलिमिटेड है? क्या वो अनलिमिटेड नेचर का रिस्क बेयर कर पाएंगे? सर बिल्कुल भी नहीं। रिस्क का बर्डन उनके ऊपर पड़ेगा, तो वो जो रिस्क होने वाला है वो एक तरह से अनलिमिटेड होने वाला है। सर अनलिमिटेड कैसे? आपने तो लिमिटेड रिस्क बोला था। बच्चे जो भी रिस्क होने वाला है बिजनेस का, चाहे किसी भी नेचर का रिस्क हो, पूरा का पूरा रिस्क अनलिमिटेड सेंस में आप समझना, क्योंकि ये पूरा रिस्क अकेले कौन बेयर करने वाले हैं, मिस्टर राम बेयर करने वाले हैं। मतलब यहां पे रिस्क क्या हो गया है, रिस्क तो अनलिमिटेड है, कैपिटल उनके पास अभी लिमिटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे नॉलेज की। ठीक है सर, नॉलेज क्यों? बच्चे नॉलेज के अंदर आप लोग देखेंगे, जो सपोज एक काम करते हैं, मैं नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चलो बात कर लेता हूं कि जो बिजनेस आइडियाज हैं, जो बिजनेस आइडियाज हैं किसके पास, मिस्टर राम के पास। मतलब क्या अनलिमिटेड बच्चे इनके पास बिजनेस आइडियाज हैं? क्या इनके पास हर फील्ड हर स्ट्रीम की नॉलेज है? ऐसा पॉसिबल है? सर ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगेन बहुत रेयर चांस है। तो मान के चलते हैं इनके पास बच्चे ये जो आइडियाज हैं या इनके पास जो नॉलेज है वो भी क्या है, लिमिटेड है। क्लियर? ये बच्चे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे पहले कैपिटल जो कि उनके पास लिमिटेड है, रिस्क अनलिमिटेड नेचर का हो गया, बिकॉज सारा का सारा जो रिस्क है, लॉस है, किसको बेयर करना है, मिस्टर राम को बेयर करना है। आफ्टर दैट जो आइडियाज हैं, जो उनका जो आइडिया है, जो उनके पास नॉलेज है, वो उनकी लिमिटेड है, एक हद तक है। ठीक है ना? हमने देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब कि जब एक सिंगल पर्सन बिजनेस करता है तो उसको बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, मतलब कि एक सिंगल ओनर है उस बिजनेस का। नाउ अब देखना, कभी भी सपोज एक छोटे लेवल पे, इनिशियल लेवल पे बिजनेस करते, तब तो हर एक पर्सन अपना जो बिजनेस स्टार्ट करता है बच्चे, वो एक स्मॉल पार्ट से ही स्टार्ट करता है, बहुत छोटे लेवल से बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो इनिशियली पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में ही आता है। क्लियर? उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, अपने बिजनेस का जो फॉर्म है वो चेंज करने का ट्राई करता है। सर ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि बच्चे हर बिजनेस चाहता है कि वो टाइम के साथ बिजनेस क्या हो जाए, एक्सटेंड हो जाए, मतलब बिजनेस क्या हो जाए बच्चे, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, वो अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहता है, और एक्सटेंड करने के लिए क्या करेगा, देखो ध्यान से, अब उसको चाहिए होगा बच्चे ये जो कैपिटल है, जो कैपिटल है, अब उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, अब उसको कैपिटल और चाहिए, अब उसको रिस्क बच्चे और लेना पड़ेगा। क्या? वो ट्राई करेगा कि वो अपने रिस्क को क्या करे, मिनिमाइज करे। मतलब वो कैपिटल को तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो ये चाह रहा है क्यों ना मेरा रिस्क कम हो जाए। उसके बाद वो बात करते हैं, अगर नॉलेज की कहो या आइडियाज की बात कहो, तो वो ये चाहता है कि मेरे पास जो नॉलेज और आइडिया है वो भी ज्यादा हो, मोर हो। ठीक है, अब क्या एक ही पर्सन के पास ये सारी चीजें होना पॉसिबल है? द आंसर इज नो। नाउ अब क्या करेंगे, सपोज मिस्टर राम का एक फ्रेंड है, मिस्टर राम का एक फ्रेंड है लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण कौन है, मिस्टर राम के फ्रेंड हैं। इन्होंने क्या बोला लक्ष्मण को कि हे लक्ष्मण, आप हमारे साथ बिजनेस में आ जाइए, हम आपको प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, जो भी हम प्रॉफिट अर्न करेंगे उसमें आपको भी हिस्सा मिलेगा। मिस्टर लक्ष्मण ने बोला कि अब उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? उन्होंने बोला कुछ नहीं, थोड़ा सा बिजनेस में पैसा लगा दो, मेरे कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दो,
आपको एक और मार्केटिंग की तो नॉलेज है ही, तो क्या पता आपकी वजह से मेरी सेल इंक्रीज हो जाए। तो देखो नॉलेज भी वो लेके आ रहे हैं, किस फील्ड की नॉलेज लेके आ रहे हैं, सपोज मार्केटिंग की नॉलेज लेके आ रहे हैं, तो क्या नॉलेज इंक्रीज हो रही है बिजनेस के अंदर ओनर की? यस। अब बात करते हैं रिस्क की। बच्चे जो लक्ष्मण को हमने बिजनेस में एज ए पार्टनर हम लेके आने वाले हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो लॉस होगा क्या अब वो अकेला राम बियर करेगा? नहीं सर, ऐसा क्यों? अब तो वो लक्ष्मण और राम दोनों मिलकर के बेयर करेंगे जो बिजनेस का लॉस है। मतलब कि क्या ये तीनों सिचुएशंस बच्चे सेटिस्फाई हो रही है? यस। तो क्या लक्ष्मण को बिजनेस में लाने से मिस्टर राम के बिजनेस को कोई बेनिफिट होगा? बिल्कुल बेनिफिट होगा। कैपिटल हो गई इंक्रीज, कैपिटल हो गई इंक्रीज। उसके अलावा जो नॉलेज एंड आइडियाज हैं वो भी बच्चे अब उसकी लेवल बढ़ गया है, वो भी उनको ज्यादा कंटेंट उसमें मिल पाएगा। और उसके बाद उनका जो रिस्क बच्चे जो कैपेसिटी थी वो भी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। क्लियर? यानी कि अब देखो सर ऐसा हो सकता है कि लक्ष्मण सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए आए, लॉस में बेयर नहीं करे। बच्चे जनरली ऐसा नहीं होता है। बिजनेस के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो बच्चे इक्वल के पार्टनर्स होते हैं, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। प्रॉफिट हो तो साथ में इंटरेस्ट, मतलब वो साथ में उस चीज को एंजॉय करेंगे, और अगर बच्चे लॉस हुआ तो वो दोनों मिलके उसको बेयर करेंगे। राइट? तो सर ये तो चीज हमको समझ में आ गई। तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बच्चे पार्टनरशिप क्या होती है, तो क्या आप मेरे को समझा पाएंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है और ये किस तरह के बिजनेस का एक फॉर्म है? सर हम ट्राई कर सकते हैं। चलो मैं आपसे बच्चे आपको मैं 5 सेकंड्स का टाइम देता हूं, आप चलो बताओ पार्टनरशिप आपके हिसाब से क्या होती है? सर पार्टनरशिप का मतलब होता है जब कोई भी 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके साथ में बिजनेस करें और उस बिजनेस का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें, उसका लॉस बियर करें साथ में, ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करें, इसको बोलेंगे हम लोग पार्टनरशिप। तो बच्चे इसी जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो ये बेसिक सेंस में आपने समझा, उसी को टेक्निकली बच्चे किस में पार्टनरशिप के लिए बच्चे एक सेपरेट से एक्ट बना हुआ है। सर एक्ट मतलब बच्चे सेपरेट से एक लॉ बना हुआ है, लॉ के अंदर प्रॉपरली मेंशन करा हुआ है कि आप किस चीज को पार्टनरशिप बोलेंगे और किस चीज को पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। ओके चलो सबसे पहले कौन से मैं एक्ट की बात कर रहा था बच्चे? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये वाला जो लॉ है ये बोलता है, ये पूरा लॉ क्या ये पार्टनरशिप की मीनिंग देगा क्या, डेफिनेशन बताएगा? नहीं बच्चे, एक एक्ट जो होता है, एक जो लॉ होता है, उसमें कुछ सेक्शंस बने होते हैं, उसके कुछ सब सेक्शंस होते हैं, उसके भी नीचे सब सेक्शन के कुछ क्लॉजेज होते हैं। तो अभी आपको इतना डीप में नहीं जाना है, मैं आपको लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं। तो देखो एक्ट के अंदर जो सेक्शन 4 है, सर ये हमें याद रखना पड़ेगा। बच्चे याद रखो तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके एग्जामिनर को इससे बहुत ज्यादा इंप्रेशन आपका अच्छा पड़ेगा कि स्टूडेंट्स को डेफिनेशन मीनिंग तो पता है, साथ ही साथ ये भी पता है कि कौन से सेक्शन और कौन से लॉ के अंदर ये डेफिनेशन दी है। तो बच्चे अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द, ध्यान से देखते जाना, मैं कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट करूंगा। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share, क्या शेयर करने वाले हैं? प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट किस चीज का? बिजनेस का। सर सिर्फ प्रॉफिट? सिर्फ प्रॉफिट नहीं बच्चे, यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर प्रॉफिट है तो साथ ही साथ वहां पे क्या होगा? लॉस भी कवर होगा। ठीक है ना? तो देखो ध्यान से, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 and more persons who have agreed to share the profits of a business। अब देखो ध्यान से, कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर इसका मतलब, अरे बच्चे चैप्टर खत्म थोड़ी हो गया है, हम अभी समझेंगे ये कॉन्सेप्ट। मैंने जो भी कीवर्ड्स आपको बताए हैं, ये सारे के सारे कीवर्ड्स का भी हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। राइट नाउ सबसे पहले देखिएगा आप, जो मैं बात कर रहा हूं बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, उसमें सबसे पहले बात हो रही है, सबसे पहले बात हो रही है 2 and more person। सर ये तो हमको समझ में आ गया। क्या समझ में आया स्टूडेंट्स? कि एटलीस्ट फॉर अ पार्टनरशिप मिनिमम 2 persons की रिक्वायरमेंट होती है। राइट यानी कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट
2 persons to form a valid partnership। ठीक है सर, 2 से ज्यादा हो गए तो भी वैलिड है बच्चे, मिनिमम 2 की तो रिक्वायरमेंट है ही है। ठीक है नेक्स्ट, तो दे मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons to form a valid partnership। The maximum number of partnership cannot exceed the number of partner prescribed in the company। देखो ध्यान से, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बच्चे एक पार्टनरशिप के अंदर कितने पार्टनर्स होंगे उसकी लिमिट प्रिस्क्राइब कर रखी है। जैसे कि अगर मान लो, जैसे कि देखो ध्यान से, विच इज 50 इन एनी बिजनेस वेदर बैंकिंग और नॉन बैंकिंग। मतलब चाहे कैसी भी कंपनी, कैसी भी पार्टनरशिप फर्म हो, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं 50। सर 100 पार्टनर्स बच्चे नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब उसके बाद देखो, ये तो पहला यहां वाला जो पॉइंट था वो कवर हो गया, 2 and more ये वाला। नेक्स्ट एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी, देखो यहां पे था हु हैव एग्रीड। अगर कोई किसी चीज के लिए एग्री होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, एग्री होने का मतलब है उनके बीच में प्रॉपर एक एग्रीमेंट हुआ होगा, राइट। उनके बीच में क्या हुआ होगा, एक प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ होगा। तो एग्रीमेंट, पार्टनरशिप कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। नाउ देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राम एंड लक्ष्मण उन्होंने क्या किया, एक ओरल एग्रीमेंट किया, रिटर्न में कुछ नहीं किया, ना किसी ने साइन किया, कमिटमेंट। ठीक है, वर्ड्स में बोला कि ठीक है हम आज से बिजनेस करेंगे, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस बियर करेंगे। नाउ इज दिस अ वैलिड पार्टनरशिप, क्या ये एक वैलिड पार्टनरशिप हुई? कि सर ऐसे थोड़ी होता है, आपस में बात कर लिया और बोल लिया। बच्चे आप देखेंगे, सपोज मैं अगर मार्केट गया कुछ आइटम परचेज करने के लिए, मैंने मान लो कोई वेजिटेबल शॉप से वेजिटेबल परचेज की, तो वहां पे क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है। ऐसा होता है कि आप मेरे को ये वेजिटेबल देंगे, हाथ से लिख के दो, मैं आपको इसके बदले पैसा दूंगा, लिख के दो, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये चीज हमेशा याद रखना, एग्रीमेंट कैन बी ओरल एज वेल एज इन रिटन, राइट। नाउ हम रिटर्न एग्रीमेंट को इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें यह पता है कल को अगर कोई ऐसा विवाद हो गया, कल को ऐसा कोई डिस्प्यूट हो गया जिसमें सामने वाली अथॉरिटी, सामने वाला पर्सन बोलते कि मैंने ऐसा कब कहा था, वो अपनी बात से मुकर जाए, तो क्या करोगे? तब एटलीस्ट हमारे पास एक प्रूफ हो कि देखिए आपने साइन किया है, प्रॉपर ये एग्रीमेंट हुआ था, तो वो एज ए प्रूफ, एज ए एविडेंस हम फ्यूचर में क्या कर पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे, राइट। तो यहां पर क्या है, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, देखो बाय एन एग्रीमेंट। अब ये वेदर रिटन और ओरल, ठीक है, अमंग द पार्टनर्स। अब देखो द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज ऑल्सो, देखो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटन एग्रीमेंट को ही हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये वर्ड याद रखना स्टूडेंट्स, मैं आपसे आगे पूरा का पूरा अभी हमारे अलग से सेपरेट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, पार्टनरशिप डीड एंड द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो हमें इसमें वापस क्या कराऊंगा, आपको ये रिवाइज कराऊंगा। आप तो बस अभी याद रखो कि जो रिटन एग्रीमेंट है उसी को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। देखो यहां पे मिस्टेक है हल्की सी, एंड नहीं है, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस ऑफ प्रॉफिट मोटिव। इट मींस हम ऐसा कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हम पार्टनर अगर बन रहे हैं, तो बच्चे बिजनेस का जो एम है वो होना चाहिए प्रॉफिट मोटिव का। हम वहां पे कोई सोशल वेलफेयर का बच्चे काम नहीं करेंगे, हम कोई चैरिटेबल ट्रस्ट का वर्क नहीं करेंगे। हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए ऐसा बिजनेस जो कि क्या अर्न कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है। क्लियर? तो अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन अ लीग। अब देखो यहां पे था एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस, और बिजनेस भी कैसा होना चाहिए, बिजनेस भी कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। सर ये बिजनेस लीगल मींस, बच्चे बिजनेस मींस एनीथिंग इन विच रिटर्न यू गेट अमाउंट इन अ कंसिडरेशन, लाइक मनी मिल गया आपको या उसके बदले कुछ भी और आइटम मिल गया, तो ऐसा कंसिडरेशन अगर आपको कुछ काम करने का मिल रहा है, कुछ आइटम सेल करने से मिल रहा है, तो वो आपके लिए क्या हो गया, एक तरह से बिजनेस हो गया। नाउ सपोज, डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। क्या एग्जांपल है? मैंने आपको बोला था कि कुछ चीज ले लेना और वापस देना, उसके बदले अगर पैसा मिले तो हमें उसको क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। आपने बोला सर ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, हम भी एक बिजनेस करेंगे। मैंने बोला बच्चे क्या बिजनेस करोगे? सर हम कल से किडनैपिंग का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बच्चे नाउ किडनैपिंग
ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं किडनैपिंग में, आप करोगे क्या? आपने किसी पर्सन को अपनी कस्टडी में लिया और बाद में उसको छोड़ने के पैसे, उससे फिरौती की रकम मांगी, तो क्या ये बच्चे वैलिड बिजनेस है? क्या ये लीगल बिजनेस है? सर कैसी बात कर रहे हो आप, तो हमको जेल भेजने पे लगे हुए हो। तो बच्चे ये एक तरह का क्या लीगल बिजनेस नहीं है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो बिजनेस है दैट शुड बी अ लीगल बिजनेस, ऐसा बिजनेस जिसको कानून लीगल बोलता है। जैसे आप देखते हैं ना, कोई भी शॉप बिजनेस चल रहा है, कोई भी ऐसी बच्चे जैसे कि सर्विसेज का भी बिजनेस होता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का, ठीक है, जैसे कोई कंपनी बसेस वगैरह रन कर रही है, ट्रैवलिंग टूर्स के लिए कोई ऐसे सर्विसेज दे रही है, वो भी अपने आप में क्या है बच्चे, बिजनेस है, राइट। विद द इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, जो मैंने आपको बताया मोटिव उसका क्या होना चाहिए बिजनेस का, प्रॉफिट अर्न करने का। द जॉइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप, मतलब कि ऐसा होता है, जनरली लोग क्या समझ लेते हैं कि कभी भी किसी प्रॉपर्टी की जॉइंट ओनरशिप होना पार्टनरशिप है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सर कैसे? बच्चे आपके जैसे पेरेंट्स होंगे, आपके मॉम डैड ने क्या करा, एक सपोज लैंड, पीस ऑफ लैंड परचेज किया, किसी से जमीन खरीदी और उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो जॉइंटली अपने दोनों के नाम पे कराया। कैसे? सर ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल। आप कोई भी आइटम जॉइंटली परचेज कर सकते हो, उसका जो रिटर्न एग्रीमेंट है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, वो जॉइंटली बन सकते हैं। अब होगा क्या, उसमें जो ओनरशिप है वो दोनों के नाम पे शो हो रही है, तो आप ये कहने लग जाओगे क्या कि वो जो बिल्डिंग है या फिर जो पीस ऑफ लैंड है उसके जो मेरे मॉम डैड है वो पार्टनर्स हैं। तो बच्चे वो टर्म वहां पे वैलिड नहीं होगी। हाँ, आपके अगर मॉम डैड दोनों मिलके कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो वहां पे वो बच्चे इन द एक्ट ऑफ लॉ क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स कहलाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये जो बता शेयर वाली बात हुई थी कि प्रॉफिट जो है वो क्या होना चाहिए, पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी एम टू शेयर द प्रॉफिट। इफ सम पर्सन जॉइंस हैंड्स टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी, इट विल नॉट कॉल्ड अ पार्टनरशिप। कोई चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए अपने हाथ मिला के आप काम कर रहे हो तो वो क्या होगा, पार्टनरशिप नहीं होगी। कोई इश्यू नहीं, यहां तक पॉइंट समझ में आ गया। नाउ इसके बाद पॉइंट नंबर, वेट अ सेकेंड, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 ध्यान से देखिएगा आप लोग एक बार। बिजनेस कैरीड बाय, देखो यहां पे, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। मिस्टर राम और मिस्टर लक्ष्मण के जो केस में हमने पार्टनरशिप फॉर्म की थी, क्या सर ऐसा हो सकता है कि हम पार्टनर बन जाएं लेकिन पार्टनरशिप में काम नहीं करें? काम तो कोई एक ही इंसान कर रहा है। बिल्कुल, आपने 11th स्टैंडर्ड के बिजनेस स्टडीज में देखा था, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। कौन कौन से? एक्टिव पार्टनर होते थे, स्लीपिंग पार्टनर्स होते थे, नॉमिनल पार्टनर्स होते थे, पार्टनर बाय स्टॉपल होते थे, अलग अलग टाइप के पार्टनर्स होते थे। नाउ जो पार्टनर्स होते हैं एक्टिव, वो जनरली बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं और बिजनेस करते हैं। जबकि स्लीपिंग पार्टनर क्या करता है, अपना पैसा इन्वेस्ट किया और भूल गया, बोला वो सामने वाला पर्सन बिजनेस करेगा और मेरे को उसके बदले क्या करेगा, रिटर्न अर्न करके देगा, प्रॉफिट अर्न करके देगा, राइट। यानी कि इट मीन्स दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट। अगर सबके सब मिलके बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो चलो कोई नहीं, वो भी बिजनेस है, पार्टनरशिप है। और देखो ध्यान से, ईच पार्टनर इज बाउंड बाय ऑफ एन एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। मतलब अगर सिर्फ कोई एक पर्सन काम कर रहा है और दूसरा काम नहीं कर रहा है, वो एज ए स्लीपिंग पार्टनर है, तो जो काम करने वाला पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर को बाउंड कर रहा है। मतलब कि देखो, सिंपल सा वर्ड है बच्चे, पार्टनरशिप का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सारे मिलके ही बिजनेस रन करें। एक कोई रजिस्ट्रेशन हो गया एज ए पार्टनरशिप, आप उनके साथ ज्वाइंट हो गए, आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हो, लेकिन वर्किंग कंटिन्यू करना, एक्टिव पार्टनर बनना, ये कोई कंपल्शन नहीं है, राइट। नाउ पॉइंट नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। बच्चे होता क्या है, जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो जो पार्टनर्स होते हैं एक्चुअल में वो आपस में कुछ भी काम करेंगे। सपोज अगर एक पार्टनर कोई डिसीजन लेता है, एक पार्टनर कोई भी एक्ट करता है, तो बच्चे दूसरा जो पार्टनर होगा उसके एक्ट के लिए वो क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। मतलब एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को अपने एक्ट से क्या कर दिया, बाउंड कर दिया। तो इसी को बोलते हैं बच्चे रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। सर कैसे, थोड़ा और ब्रीफ में समझाओ ना। बच्चे सपोज आपने देखा होगा, आपने कभी किसी LIC एजेंट को देखा है?
LIC एजेंट, सच कोई जो इंश्योरेंस के लिए एजेंट्स वगैरह सेल होते हैं ना, एजेंट सेल करने के लिए मार्केटिंग करते हैं प्रोडक्ट की, तो वो एजेंट क्या करते हैं बच्चे, कंपनी तो है सपोज LIC क्या है, एक अपने आप में इंश्योरेंस सेल करने के लिए एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अब इंश्योरेंस कंपनी खुद तो घर घर जाके नहीं सेल कर पाएगी अपना प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो किसको बच्चे अपॉइंट करती है, वो अपॉइंट करती है कि एजेंट को। अब वो एजेंट क्या करता है, LIC कंपनी के बिहाफ पे जाकर के डील करता है किससे के साथ, कस्टमर के साथ। ना ऐसा हो जाए कि मान लो एक LIC कस्टमर ने किसी कस्टमर के साथ, मान लो एक LIC जो एजेंट है उसने कस्टमर के साथ डील की, और ऐसा हो जाए कि मान लो कोई अगर पॉलिसी का क्लेम आए तो क्या LIC कंपनी ये बोल देगी कि ये पॉलिसी तो हमने आपको दी नहीं, ये तो हमारे किसी एजेंट ने बेची, आपको हमारे किसी एजेंट ने बेची है, तो इसके लिए हम क्या है, लायबल नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब कि जो पार्टनर्स होते हैं, अगर एक पार्टनर कुछ करेगा तो दूसरा पार्टनर उसके लिए क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। नाउ ईच, देखो इसमें यहां पे क्या लिखा है, ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज पार्टनर ऑफ द फर्म। एन एजेंट बिकॉज, क्यों बोला है इसको, ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट एंड प्रिंसिपल। जैसे प्रिंसिपल को, जैसे जो LIC कंपनी अपने आप में प्रिंसिपल थी और जो एजेंट था वो क्या था, एज ए प्रिंसिपल एजेंट का वहां पे रिलेशन था। वहां पे क्या हुआ, एजेंट ने अपनी LIC कंपनी को बाउंड कर दिया पॉलिसी के लिए, तो बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन नॉट बाउंड बाय अ एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स। क्लियर, ही हिमसेल्फ कैन बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। क्लियर, तो बच्चे ये था हमारा पॉइंट नंबर 6, फीचर ऑफ पार्टनरशिप का। ठीक है, आई होप बच्चे आपको यहां तक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फटाफट, और आज की क्लास को अपन यही कंक्लूड करते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या है, मैंने अभी आपको बोला पार्टनरशिप डीड। क्या होती है पार्टनरशिप डीड? सर पार्टनरशिप डीड इज अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो अच्छा, एग्रीमेंट के अंदर मेंशन क्या होता है, देखो एक एग्रीमेंट क्या होता है, अपने आप में एग्रीमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। तो देखो, सिंस अ पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स। तो मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई है उसमें क्या होगा, सभी पार्टनर्स उन कंडीशन के लिए क्या हो जाएंगे, उन टर्म्स के लिए बाउंड हो जाएंगे। तो इसी तरीके से सीधा देखो डेफिनेशन पे आते हैं, द पार्टनरशिप डीड इज एन रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स which contains the terms of the agreement. It is also known as, ध्यान से देखना बच्चे, ये जब आपकी कंपनीज अकाउंट में आपको पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा, वहां पे हम पढ़ते थे, आपने देखा होगा बिजनेस स्टडीज में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो यहां पे देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ना होकर के यहां पर क्या है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि हम पार्टनरशिप डीड को एक और नाम से जानते हैं बच्चे, जो कि है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर, नाउ इसके अंदर देखो बच्चे, एक पार्टनरशिप डीड के अंदर जो मैंने आपको बोला टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ साथ भी बहुत सारी और डिटेल्स होती हैं जो कि एक डीड के अंदर मेंशन होती है। सर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं बच्चे, मैंने आपको अभी नियर बाय ये 19-20 आइटम्स की एक लिस्ट प्रोवाइड करी है नोट्स में, आप देखना। इसमें ये जो 19 पॉइंट्स हैं ये एक्चुअल में क्या कहलाते हैं, कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें मेंशन होगी। जनरली बच्चे ये 19 आइटम्स ही हैं जो मेंशन होते हैं। सर क्या हमको ये सारे 19 आइटम्स याद रखने हैं? बच्चे एग्जाम ओरिएंटेड जो पॉइंट है मैं अभी आपको क्या करा रहा हूं, टिक करा रहा हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड होगा तो वहां पे पहले बच्चे पार्टनर का नेम तो आएगा ही, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। सर ये फर्म क्या है बच्चे, जब एक पार्टनरशिप होती है तो पार्टनरशिप के अंदर बहुत सारे पार्टनर्स मिलकर जॉइंटली काम करते हैं, जॉइंटली वर्क करते हैं एक बिजनेस के लिए। तो जो वो बिजनेस है जिसमें बहुत सारे पार्टनर्स एसोसिएट हुए हैं, उस बिजनेस को बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। क्योंकि एक फर्म है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टनर्स क्या हो गए, अपने आप में एसोसिएट हुए, साथ में आके वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं। नेक्स्ट, नेम एंड एड्रेस। अब देखो सबसे पहले तो फर्म का हुआ, देखो फर्म अलग हो सकती है कैसे, मान लो दो पार्टनर्स थे राम एंड लक्ष्मण, इन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया, मे बी क्या पता बच्चे उसका नाम हो सकता था सीता लिमिटेड, कंपनी का नाम हो सकता था सीता लिमिटेड, फर्म का नाम। तो क्या ये सीता लिमिटेड क्या हो गई, ये फर्म हो गई। तो बच्चे जो कंपनी फर्म है, यहाँ पे मैं वर्ड कर रहा हूं यूज कंपनी, क्योंकि अभी आपको बच्चे कंपनी से आप ज्यादा फेमिलियर हो, अभी आपने लाइफ में कभी फर्म वर्ड पहले नहीं सुना होगा। तो जिस तरीके से कंपनी का कोई नाम होता है वैसे ही बच्चे एक पर्टिकुलर फर्म का भी नाम होता है। नेक्स्ट,
नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स के, भाई पार्टनर्स के भी नाम और एड्रेस वहां मेंशन होंगे। देन नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, के बिजनेस का नेचर किस चीज का है, बिजनेस आखिर वो है किस चीज का, क्लियर। तो नेचर ऑफ बिजनेस भी वहां पर आएगा। उसके बाद में आएगा बच्चे ड्यूरेशन इफ एनी ऑफ द पार्टनरशिप। देखो जनरली बिजनेस जो होता है बच्चे वो क्या होता है, एक परपेचुअल सक्सेशन होती है, मतलब कि जब तक बिजनेस चलाएंगे जब तक हम चला सकते हैं, ठीक है। उसका डिसाइडेड पहले से टर्म्स एंड कंडीशन या उसका टाइम पहले से कभी भी डिसाइड नहीं होता है। अब ऐसा मान लो एक ऐसा बिजनेस आपने देखा जिसमें दो लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वो बिजनेस चलाने वाले हैं। सर जैसे बच्चे जैसे रोड कंस्ट्रक्ट की जाती है, क्या पता दो कंपनी आपस में मिलकर पार्टनरशिप करके कोई कॉन्ट्रैक्ट उठा ले कि हम यहां से लेके यहां तक रोड बनाएंगे, तो बच्चे जैसे ही वो रोड जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उनकी पार्टनरशिप वहां पे खत्म हो जाएगी। तो बच्चे ये एक स्पेसिफिक लिमिटेड टाइम की पार्टनरशिप होती है। तो अगर मान लो ऐसी कोई पार्टनरशिप है तो उसकी ड्यूरेशन भी लिखी होगी वहां पे। नेक्स्ट है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब किस पार्टनर ने कितना कितना पैसा लगाया वो भी मेंशन होगा। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर ये क्या होता है बच्चे, पूरा का पूरा ये टॉपिक है जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, तो अभी इतना डीप में नहीं जाना है। अब बात करते हैं बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं। आपको बच्चे एटलीस्ट आपको मिनिमम 5 to 6 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो इजी है, मैं आपको बता रहा हूं जो आप इजीली याद कर पाएंगे। सबसे पहले 2 पॉइंट तो बच्चे ओरली याद हो जाएंगे कि भाई नेम्स की बात हो रही है, नेम और एड्रेस किसका, पहले तो फर्म का और बाद में पार्टनर का। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। उसके बाद में नेचर को एक बार पॉइंट को इग्नोर करेंगे। उसके बाद बात करेंगे बच्चे सीधा कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कितना पैसा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। सिमिलरली ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। उसके बाद में देखना ध्यान से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी भी एक पार्टनरशिप डीड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही क्या होती है बच्चे, कि जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में बटेगा। क्या प्रॉफिट बराबर बांटा जाएगा, क्या प्रॉफिट 2:1 में बटेगा, 3:1 में। सर ये रेशियोज क्या है बच्चे, ये तो जस्ट अभी शुरुआत हुई हमारी चैप्टर की। आने वाले टाइम में ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, क्लियर। तो ये थे कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। आई होप बच्चे आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हम इस लेक्चर में इतना ही कवर करेंगे, इसके आगे का जो पॉइंट्स हैं, इसके आगे की जो टॉपिक्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।